टूनी की अभी अभी शादी हुई है। टूनी देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक राज है। वो है सुपारी खाने का राज। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो सुपारी खाने की आदी है। ऐसे ही एक दिन पास की एक पड़ोसन उसकी सास मैना के पास आती है और कहती है, अरे मैना बहन, अपनी बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे। हमने सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाई है तू। अरे हाँ चंपा, बहू तो मेरी लाखों में एक है। आजा बैठ, मैं उसे बुलाती हूँ। मैना अपनी बहू टूनी को बाहर बुलाती है और टूनी अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट डालकर बाहर आती है। जैसे ही चंपा उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही टूनी खुद अपना घूंघट उठा देती है और अपने मुंह से सुपारी थूकते हुए कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, वो मुंह में सुपारी थी ना, इसलिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो थूक दिया। ये देख चंपा मैना से कहती है, हाय राम, मैना तेरी बहू तो गुटखा खाती है। नहीं आंटी जी, मैं गुटखा नहीं खाती, ये तो सुपारी है और सुपारी खाना कोई गुनाह थोड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मैना, तेरे तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं। अब इस कांड के बाद सभी मैना को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से पुकारने लगते हैं। मैना ने अपनी बहू को बहुत मना किया कि वो सुपारी खाना छोड़ दे, लेकिन टूनी भला किसकी सुनने वाली थी। वो तो बदस्तूर गुटखा खाती रही और घर के कोने कोने में थूकती फिरती। उसका पति सोनू भी उसकी इस आदत से परेशान रहता था। टूनी, तुम अपनी आदत छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नहीं जी, ये तो मुश्किल है, सुपारी तो मेरी जान है। सब टूनी को समझाकर थक गए, लेकिन उसके सर पर जूं नहीं रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की ननंद की शादी तय हो गई और बारात भी घर आ गई। टूनी तो अपनी सुपारी खाने में मस्त थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने से दूल्हे के जीजा आ रहे हैं और उसने दूल्हे के जीजा जी पर ही थूक दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे के जीजा जी आग बबूला हो गए और बोलने लगे, मेरे ऊपर थुक्का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूल्हे के जीजा के ऊपर थुक्का। ये शादी अब नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल, चलो सब यहाँ से। टूनी सबसे प्रार्थना करती है कि वो ऐसा ना करे और माफी भी मांगती है, लेकिन दूल्हे की जीजा जी कुछ नहीं सुनते और वो शादी तोड़कर बारात वापस ले जाते हैं। और फिर तो बस मैना उसे नहीं छोड़ती। तेरी सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी का आज रिश्ता टूट गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भला कहाँ जाऊँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ जी। आखिरी बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मैंने तुझे कभी भी सुपारी को खाते हुए देख लिया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। और तू कितना गिड़गिड़ा लेना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और ना किसी की सुनूंगी। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस वो दिन था और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाया। करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन, पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम
की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गाँव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे।
बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ। क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुँच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपने ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरे प्रश्न भिखारी पूछता है,
जादूगर के बारे में। तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पिलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पहला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया
उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।